हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है नीरज क्लासेस में। इस वीडियो में क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और एक बात और मैं बता देता हूं कि आप सबको चैप्टर 1 तो खत्म हो गया होगा, आप पढ़कर समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझे हैं अच्छे से स्टोरी टाइप में, तो आपको मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो को अंत में आप देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल आसानी से आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? प्रासा को, ऑस्ट्रेलिया को, तुर्की को, ब्रिटेन को। तो आपको पता है कि यूरोप के मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? अगर आप सब पढ़े हैं चैप्टर 1 तो आपको पता होगा। एक रिवीजन की तरह समझिए, याद है कि नहीं। 1870 में, 1871 में, 1866 में, 1864 में। तो आपको पता होना चाहिए फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया के क्या था? तो आपको पता है कि मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का क्या था? जो घोर प्रतिक्रियावादी था। आपको पता है इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा यही था। तो ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पोलैंड की क्रांति कब हुई थी? 1830, 1831, 1832, 1833। यानी पोलैंड की क्रांति कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि पोलैंड की क्रांति 1830 में हुई थी। ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। ठीक है। एक दो बार देखिएगा तो माइंड में सेट हो जाएगा। इसी तरह से अभी से अगर तैयारी कीजिएगा तो आपका बेहतर मार्क्स आएगा, याद रखिएगा। ठीक है। जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। यानी जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के साथ, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के समय, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 का आंसर ए ही सही होगा, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें कौन क्रांति के पुत्र कहे जाते हैं? नेपोलियन, मेटरनिक, चार्ल्स दसम, लुई। बताइए इसमें से किसको कहा जाता है? क्रांति का पुत्र किसको कहा जाता है? आपको ऑप्शन दिखाई देता होगा, नेपोलियन, मेटरनिक, चार्ल्स दसम, लुई। तो 8 का आपको आंसर होगा क्वेश्चन नंबर, यानी 8 का ऑप्शन आंसर होगा नेपोलियन को। किसको कहा जाता है क्रांति का पुत्र? नेपोलियन को। ठीक है ना, याद रखिएगा। अभी तो आपको याद करना है, 2-4 बार देखिएगा वीडियो को, पता चल जाएगा कि किसका आंसर कौन है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ था? मार्च 1848 में, अप्रैल 1848 में, मई 1848 में, जून 1848 में। 9 के बताइए कौन सही होगा? तो आपको पता है कि मेटरनी का पतन 1848 में हुआ था, लेकिन मई में हुआ था। कब हुआ था? मई में। ठीक है, मई 1848 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? आर्लियंस वंश, बुर्बो वंश, हैब्सबर्ग, जाराशाही। आपको पता है कि जो वियना सम्मेलन था उसका बाद फ्रांस में जो शासन आया था वो बुर्बो वंश का आया था। और किसको आया था? बुर्बो वंश का। ठीक है। 11 है, मेजनी का संबंध किससे था? चेका से, लाल सेना से, लाल कुर्ती से, कार्बोनरी से। तो इसका आंसर है कार्बोनरी। ठीक है। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? हंगरी, तुर्की, यूनान, पोलैंड। तो देखिए 12 के आंसर बी सही होगा, तुर्की के साथ। ठीक है, समझ गए। 1829 के एड्रियानोपुल की संधि किसके साथ हुई थी? तुर्की के साथ। 13 है, काउंट काबुर को विक्टर एमनुल ने किस पद पर नियुक्त किया था? गृह मंत्री, सेनापति, फ्रांस का राजदूत, प्रधानमंत्री। तो आपको आंसर इसका सही है, प्रधानमंत्री। ठीक है। 14 है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था, किसान था, सैनिक था, दार्शनिक था। तो आपको पता है एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे गैरिबाल्डी। ठीक है ना। तो बताइए क्या थे? आपको इसमें पता होना चाहिए, नाविक था। अभी आप लोग देखिए, ठीक है ना, अच्छे से, और फिर 1-2 बार देखने के बाद देखिएगा, फिर रिवीजन कीजिएगा कि आपको कितना सही होता है। ठीक, इसी तरह से तैयारी कीजिएगा तो लास्ट में आपको भीड़ नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अभी से तैयारी कर लीजिए बेहतर से। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक।
रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? हिटलर, विलियम प्रथम, बिस्मार्क, मेजनी। आपको पता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, ठीक है ना, जर्मनी के एकीकरण के लिए। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ये क्वेश्चन रिपीट है, 1871 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? प्रासा, डेनमार्क, सीडान का युद्ध, सिडोवा का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध। तो याद रखिएगा 17 के आंसर आपको सही होगा सीडाउन के युद्ध, जिसको सेडौन भी कहते हैं, ठीक है ना, सेडौन के युद्ध भी कहते हैं, याद रखिएगा। ओरिजिनल इसका नाम सेडौन रहेगा, सेडौन, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूल, बिस्मार्क, मेजनी, गैरिबाल्डी। तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था, ठीक है। 19 क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? वह यंग यूरोप है या यंग इटली है? इसकी भी स्थापना मेजनी ही ने किया था, ठीक है ना, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सेडौन का युद्ध कब हुआ था? देखिए हम कहें ना सेडौन भी रहेगा लिखल, सेडौन का युद्ध कब हुआ था? 1867, 1868, 1870, 1871। तो देखिए 20 का आपको ऑप्शन सी सही होगा, 1870 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडौन में, सेडो में, साइडाइन में, फ्रैंकफर्ट में। यानी किसके बीच कह रहा है? फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? याद रखिए सेडौन, सेडो और साइडाइन, फ्रैंकफर्ट। तो देखिए 21 का आपको आंसर सही होगा सेडौन में, ठीक है ना। यहाँ सेडोवा होना चाहिए था, एगो सेडोवा अलग है, याद रखिएगा। ऊपर क्या है? सेडौन, ठीक है ना, यहाँ सेडोवा होता। कंफ्यूज हो जाते बहुत सारे बच्चे इसमें। वियना सम्मेलन कब किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता है कि वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस रहे, इसका 1815 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, वियना किस देश की राजधानी है? फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो 23 का आपको ऑप्शन सही होगा सी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है, ठीक है ना। यानी इसका मेजबानी वियना सम्मेलन के ऑस्ट्रेलिया ही कर रहा था, ये भी याद रखिए। क्रीमिया युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1854, 1855, 1856, 1860। तो देखिए इसका आंसर होगा 1854 में, ठीक है। कब हुआ था? 1854 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पूर्ण जागरण का, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो आपको पता होना चाहिए 25 का ऑप्शन सही होगा फ्रांस की क्रांति। इसका ऑप्शन एक्स्ट्रा हो गया है, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1789 में, 1791 में, 1801, 1804। बताइए कौन सही होगा? 26 के आंसर आपको डी सही होगा, 1804 में। अभी तो देखिए हमें पता है कि अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है, अच्छे से देखिए। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स अल्बर्ट, मेटरनिक। यही था मेटरनिक, ठीक है ना। घोर प्रतिक्रिया व्यक्ति, कोई अच्छा काम नहीं होने देता था, ठीक है, मेटरनिक। 28 मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करा, प्रजातंत्र की स्थापना करा, पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना। यही इसका मेन रीजन यही था, ये चाहता था कि पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना हो, ठीक है ना। कौन? मेटरनिक, चाहे इटली हो, जर्मनी हो, ये चाहता था उसमें पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना करना, जो पुराना व्यवस्था था उसको फिर से लाना। जो नेपोलियन के युद्ध ने क्या कर दिया था? इस व्यवस्था को तहस नहस कर दिया था, उसको फिर से लाना था, ठीक है, याद रखिएगा। कहे ना वो सब्जेक्टिव वाला जो हम समझाए हैं चैप्टर को, वीडियो देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। काउंट काबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1800, 1862, 1864, 1866। यानी काउंट काबर की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए काउंट काबर की मृत्यु 1862 में हुई थी, ठीक है ना। कब हुई थी? 1862 में। 30 क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? 1866, 1864, 1871। तो आपको पता है फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था 1871 में। कब हुआ था? 1871 में, ठीक।
32 क्वेश्चन है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? मेजनी, कावूर, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क ने। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो आपको पता है कि लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, एड्रिनापुल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये 1829 में है। रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है। होता है, इतना सारा क्वेश्चन रहता है, बनाने में एक दो क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है। सीडान युद्ध किनके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो आप थोड़ा देर पहले पढ़े थे। सीडान के जगह सिडोन रहेगा तो समझ जाइएगा। क्या रहेगा? सिडोन, ऐसे लिखा रहेगा, मैं बता देता हूँ, सिडोन। तो ये फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। याद रखिएगा, फ्रांस और प्रासा के बीच। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? 1830 में, 1832 में, 1834 में, 1836 में। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? तो 35 के आंसर बी सही होगा, 1832 में। कब हुआ था? 1832 में। ठीक है। 36 क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण हुआ था? एकदम लड्डू क्वेश्चन है, कितना बार रिपीट हुआ इस तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन। फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। ठीक है। हंगरी की राजधानी क्या है? तुर्को, बुडापेस्ट, प्रासा, सीडान। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। याद रखिएगा, हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। 38 क्वेश्चन है, गीजो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? गीजो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? 38 क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए, प्रासा, तुर्की, फ्रांस। ये फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। कहाँ के प्रधानमंत्री थे गीजो? फ्रांस के। सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोवा के युद्ध किसके बीच? सेडोवा पूछ रहा है, सेडोन नहीं पूछ रहा है। तो 39 का आपको ऑप्शन याद रहना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, ये प्रासा के बीच। सेडोन के युद्ध फ्रांस और प्रासा के बीच, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया और प्रासा के बीच हुआ था। ऑप्शन डी सही होगा। डी नहीं, बी है, जो क्या है इसमें टाइपिंग, बी यहाँ चल गया है, डी यहाँ चला है। तो ऑस्ट्रेलिया, प्रासा। मेटरनी कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। बिल्कुल, इसका आंसर फर्स्ट ही सही है, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। याद रखिएगा, मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ठीक। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो आपको पता है कि लाल कुर्ती नामक जो संस्था था उसका गठन गैरिबाल्डी ने किया था। किसने किया था? लाल कुर्ती, गैरिबाल्डी। ठीक। 42 है, किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, तो इसका आंसर डी सही होगा। ठीक है। वेनेशिया पर किसका अधिकार था? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रूस। वेनेशिया पर किसका अधिकार था? तो आपको पता होना चाहिए, इस पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार था। वेनेशिया पर किसका अधिकार था? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यह चैप्टर 1 का सभी ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया होगा, और मुझे उम्मीद है, ये भी है कि आप उस चैप्टर का जो मैं समझाऊँ चैप्टर 1 का, उसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा, मज़ा आएगा। अगर यह वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा या ख़राब लगा। तब तक के लिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।